गर फिरदौस बर रुए ज़मीअस्त, हमियस्तो हमियस्तो हमियस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये बात हम और आप बचपन से सुनते आए हैं कश्मीर के लिए, और कश्मीर की सरजमी की शान है डल झील। लेकिन डल झील जिसने सदियों से यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को सहेज कर रखा, डल झील जिस पर न जाने कितनी ही फिल्मों की शूटिंग हुई, डल झील जो कितनी ही खूबसूरत जिंदगियों के शुरू होने का सरमाया रही, आज ये डल झील खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। स्पेशल रिपोर्ट में डल झील पर मैं समीना आप सबको कह रही हूँ खुशामदीद। एक नज़र डल झील के सफ़र पर। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद डल एक प्राकृतिक झील है और तकरीबन 50,000 साल पुरानी है। बर्फ के गलने या बारिश की एक एक बूंद इसमें जमा होती थी। तवारी की तरफ जाए, इसका असली नाम विताल मर्ग रहा है। 740 ईस्वी में जब ललिता द्वितीय था यहाँ, तो डल झील की ये हालत नहीं थी। इसमें लगून थे, छोटे छोटे दरिया थे, मेडोज थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। नेचुरल तो है डल लेक, मगर उन्होंने इस पर काम करके इसको बंद बनाए, पानी निकाला। फिर बाद में तकरीबन 600 साल के बाद शाहमीरी पीरियड में इसको फिर बनाया, इसको शक्ल एक दे दी डल लेक की, पानी बंद किया, बंड्स बनाए। बाद में यहाँ पर मीर बहरी आए गुजरात से, उन्होंने काम किया, यहाँ डल की एक फार्म हुई। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो 1200 ईस्वी में इस झील का फैलाव 75 वर्ग किलोमीटर था। 1847 यानी आजादी के ठीक 100 साल पहले इसका क्षेत्रफल 38 वर्ग किलोमीटर आंका गया। उन्नीस में ये महज 10.5 वर्ग किलोमीटर रह गई और अब इसमें जल का फैलाव बमुश्किल 8 वर्ग किलोमीटर रह गया है। डल महज एक पानी का सोता नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की जीवन रेखा है। लेकिन प्रदूषण और बेहतर रखरखाव न होने की वजह से डल की सूरत बिगड़ रही है। तो लोगों को बहुत आराम सा रहा कि उनके ट्रकें उनके घर के सामने आई, उन लोगों ने बिल्डिंगें बनाई, उन लोगों ने बड़े बड़े होटल बना दिए, और वहाँ का जितना भी मलबा है वो पानी के अंदर ही जाता है। अब जाइए आप निशात साइड, निशात से दरगाह तक जो भी रोड है वो सारा मिट्टी उन लोगों ने पानी के अंदर, और जो भी नेचुरल रिसोर्स थे, जो पानी में जो पानी जो आता था ऊपर से, वो सारा बंद कर दिया। उन लोगों ने डल को लॉक कर दिया। डल में काफ़ी जो मैंने बचपन में देखा है और जो डल अभी है, इसमें आसमान और ज़मीन का अंतर है। एक प्रॉब्लम है, वो है पॉपुलेशन इरोजन। जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है वहाँ बर्बादी हो ही जाती है। यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 5 साल में एक भी सैंपल कलेक्ट नहीं करा है। जब आप देखेंगे कलेक्ट कहाँ से करा है, रिपोर्ट्स में तो सारा है, लेकिन उनके पास लैब नहीं है, वो 2 साल से खराब पड़ी हुई है। मुझे बहुत शर्म आती है, मैं क्या दिखाऊंगा टूरिस्ट लोगों को। मैं रोता था, मैं वो बातें बोलते हैं, मुझे वो डल लेक दे दो दोबारा।
रुड़की विश्वविद्यालय के वैकल्पिक जल ऊर्जा केंद्र में डल झील के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें डल झील के लिए सबसे बड़ा खतरा उसके जल क्षेत्र को निगल रही आबादी से है। एक सर्वे के मुताबिक झील की ज्यादातर हिस्से पर आबादी और खेतीबाड़ी हो रही है और झील को कई जगह इस तरह से पाट दिया गया है कि जब आप उस जगह को देखेंगे तो ये महसूस ही नहीं होगा कि यहाँ कभी झील थी। डल लेक के अंदर तकरीबन 630 हाउस बोट्स हैं। हम मानते हैं कि हाउस बोट की वजह से डल को कोई प्रॉब्लम हुआ है, बट रुड़की यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के तहत उन लोगों ने हमें 3% जिम्मेदार ठहराया इसके ऊपर कि डल वाले हाउस बोट वाले 3% डल को बर्बाद करते हैं, क्योंकि जो भी सीवरेज जो जाता है वो डल के अंदर ही होता है। एनवायरमेंटल लॉज की बात हम करें, यहाँ पर हमारा एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जो एप्लीकेबल है थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें आप एक ऑफिसर को जेल में डाल सकते हैं अगर उसने वो काम पूरे की तरीके से न किया। जहाँ तक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात हम करें तो उसी सिलसिले में वो लेजिस्लेशंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। डल झील जो यहाँ आने वाले सैलानियों के बीच एक आकर्षण का केंद्र है। ये झील गाद से पटी हुई है। डल झील और डल झील पर फैली ये हरियाली, ये कूड़ा, ये पत्ते, इसकी सफाई की मद में आए करोड़ों रुपयों की हकीकत की कहानी आप बयां कर जाते हैं। पानी का रंग पहले जैसा उजला नहीं, गंदला है। काई और पौधों से जमी पड़ी है ये झील और इसका पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है। इसमें प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि ये इलाके के भूजल को भी मुतासिर कर रहा है। हमें इस समय डल झील पर मौजूद एक मोहल्ले नायदियार के अंदर, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं सीवेज पाइप का मुंह डल झील के अंदर खुल रहा है। ये एक अकेला पाइप नहीं है, ऐसे हजारों हजार पाइप जिनका मुंह डल झील के अंदर खुलता है और सीवेज और गंदा पानी डल झील में मिलता रहता है। इनके रहते क्या डल झील की सफाई का दावा किया जा सकता है? देखा जाए तो कुल आमदनी का 16% इसी झील से आता है। यहाँ के 40% लोगों के घर का चूल्हा इसी झील के जरिए हुई कमाई से जलता है। जो हाउस बोट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट का ऑटोमेटिक जरिया है। हमारा रोजगार यहाँ बचता है क्योंकि हम अनपढ़ लोग हैं। मैं अनपढ़ हूँ, 7 तक पढ़ा गया, आज ग्रेजुएशन करके बच्चे वो बेचारा दर बदर है। हम 7वीं तक मैंने पढ़ा, मगर हम 30,000 रुपया कमाता है यहाँ महीने का। जो एक ग्रेजुएशन का तनख्वाह नहीं मिलता वो हम कमाते हैं। 1983 और 84 में हुए एक सर्वे से ये पता चला कि झील की पानी की गुणवत्ता 1965 और 66 के बाद लगातार घटी है। देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का शोर पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है और इसका कुछ असर डल झील पर भी पड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर प्रदूषण का स्तर यही रहा तो एक दिन डल झील का अस्तित्व खुद मुश्किल में पड़ सकता है। इसकी एक बड़ी वजह रही इसमें गिरता गंद। प्रदूषण और तलछट के जमाव का असर पानी की गुणवत्ता पर भी पड़ा। आसपास की बस्तियां और हाउस बोट्स सड़ने लगी हैं, जिसकी वजह से झील के पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस का स्तर भी बढ़ा है। अब डल झील खराब कैसे हुआ, ये इसकी ब्लेम ये हाउस बोट वालों पर, यहाँ के रहने वालों पर,
शिकारे वालों पर लगाते हैं, मगर सही नहीं है। ये वॉलर लेक में शिकारे नहीं है। वी हैव लॉस्ट आंचार लेक, देयर इज नो शिकारा, नो हाउस बोट इन दैट लेक। वी आर लूजिंग मानसबर लेक, वी हैव लॉस्ट खुशहाल सर लेक। तो वजह क्या हुआ? कुदरत सिल्टेशन, लोगों का ख्याल रखना, और मुख्तलिफ हुकूमत जितने भी आए उनका ध्यान सिर्फ पॉलिटिक्स की तरफ रहा और दूसरे लोगों का मनी मिंटिंग। द लावडा लेक्स वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ फेल हो गई है वो पैसा पूरा खर्च करने में। अगर आपके पास 400 करोड़ है अकाउंट में, ये खर्च करने के लिए है, आपने उसमें से कुछ 250 करोड़ रुपए खर्च किया है, बाकी पैसा इज अनस्पेंट। इट इज नॉट आई एम सेइंग, इट इज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रिपोर्ट सेइंग। डल झील और डल झील के बीच मौजूद 4 चिनार, जैसा रखरखाव डल झील का, ठीक वैसा ही रखरखाव इसका भी। जर्जर होती इसकी सीढ़ियाँ, इसकी कहानी खुद बयां कर जाती है। डल झील पर मौजूद 4 चिनार, डल झील में तैरते शिकारे और हाउस बोट जहां इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, वो भी कहीं न कहीं जिम्मेदार रहे डल झील में फैली गंदगी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और हाउस बोट ऑनर एसोसिएशन की राय जुदा है। एसोसिएशन का कहना है कि लेक में तकरीबन 12% गंदगी के जिम्मेदार ये शिकारे और हाउस बोट्स हैं। देखिए, हाउस बोट्स जो है ये कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है। हाउस बोट्स की का प्रॉब्लम ये है कि उनको सैनिटेशन के इश्यूज सॉल्व करने होंगे, क्योंकि जो लोग हाउस बोट टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं उनका जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो वेस्ट है, टॉयलेट वेस्ट है, वो डायरेक्टली इस लेक में जाता है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा गंदगी झील में बाहर से आती है, यानी सीवेज पाइप वगैरह जिनका मुंह सीधे डल लेक में खुलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर शहर की आबादी के मुताबिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कमी भी महसूस की जा रही है। डल लेक की हालत है, आप बाहर से तो जो हो गया तो वो हो गया सर। ये गवर्नमेंट की लापरवाही है सर। आप अंदर के हालात देखिए सर, कितने ख़राब हैं, बहुत ख़राब है सर, बिल्कुल ख़राब है सर। हम टूरिस्ट लोग वहाँ तो ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या दिखाएगा वहाँ हमारा फ्लोटिंग गार्डन वो भी ख़त्म हो चुकी है सर, और डल लेक भी बहुत कम हो गई है सर। पहले तो ये 22 किलोमीटर डल लेक था, आज मेरे ख्याल में 9 किलोमीटर मुश्किल से रह गए डल लेक। लावडा इज़ अ लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनका नोडल ये पावर्स है डल लेक को मॉनिटर करना, इसका कंजर्वेशन करना। लेकिन जिस हद तक हम देखते हैं लावडा का रोल, आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज, बिकॉज जितने सालों में लावडा ने खाली यहाँ से बुलवार्ड से आपका एक टूरिस्ट का के लिए कॉस्मेटिक क्लीनिंग किया, कटिंग अजोला फ्रॉम द टॉप विद द मशीनरी एक्टिविटीज, उतना ज़्यादा आपका इंटीरियर में एनक्रोचमेंट हुआ। डल झील की सफाई के लिए वाटर मास्टर जैसी मशीनों की संख्या और उनकी झील में उपस्थिति कम ही देखने को मिलती है। डल झील में एक जमाने में हाउस बोट की एक लंबी कतार दिखती थी, लेकिन अब इस पर भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है कि इनकी एक निश्चित संख्या ही हो, ताकि खूबसूरती के साथ परंपरा को कायम रखा जा सके। प्राइमरीली हम रीअलाइनमेंट क्यों कर रहे हैं एज अ हाउस बोट ओनर इन डल लेक? अगर मैं बोलूँगा मैं रीअलाइन करूँगा हाउस बोट, एक वजह से कि हमारा सीवरेज का, सैनिटेशन का मसला ख़त्म हो जाएगा। वो हमारे लिए एक प्राइमरी कॉज है। लास्ट टाइम चीफ जस्टिस कलीफुल्लाह साहब आए, ही वेंट टू द लेक, फिर गवर्नमेंट ने प्लान तैयार किया कि आप डोले डैम जाओ। अब आप ये मेरे को बताओ कि जो दिल्ली का वैल्यू है वो उत्तरांचल का नहीं हो सकता। बुलीवार्ड एक वो जगह है जो आज, जहाँ पहले डल लेक हाउस बोट में सेटल होने लगे 1920 में सेटल होने लगे, उससे पहले भी जाते थे, लेकिन सेटल होने लगे 1920 से। फिर 1945 में बुलीवार्ड रोड बना। फिर चूंकि हाउस बोट्स की वजह से ये एक गढ़ बना टूरिज़्म का, ये एक मतलब इसकी फाउंडेशन पड़ी थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी हुए बुलीवार्ड पे। तो अब लोगों को ये एक बड़ी एंटोगनिज्म जिसे बोलते हैं कि हो गया है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर बुलीवार्ड का है, अगर इसको ऑर्डर निकला इसको उठा, इसको क्यों नहीं उठा रहे हो, इस गरीब को मार रहे हो। बट एज अ हाउस बोट ऑनर अभी जो आज की सिचुएशन है,
जो डल लेक के लोग हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार का मानना है कि इनकी वजह से डल झील प्रदूषण का शिकार हुई। किसी भी मुल्क में लेक्स को लोगों की पार्टिसिपेशन के बगैर रेस्टोर नहीं किया जा सकता। हमने अंते निकाली वहां से। डेड शीप्स वी हैव रिमूव्ड, डॉग्स वी हैव रिमूव्ड, एनिमल्स वी हैव रिमूव्ड, and this is the kind of vandalization that is taking place of this lake. Lake सिर्फ सरकार का तो नहीं है, you know, it is the if you want that this lake should be protected for your progeny, then you have to be responsible. You have to show some kind of concern with this lake, with this lake. लेकिन क्या हाउसबोट, शिकारे और डल पर रहने वाली आबादी को हटा दिए जाने से ही क्या डल में फैलते प्रदूषण को रोका जा सकेगा? यह है एक सबसे बड़ा सवाल। अगर सरकार इन शिकारों को पूरी तरह से हटाने का मन बनाती है तो पर्यटन उद्योग पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। मैंने पिक्चर में और न्यूज़ में कश्मीर को देखा और सुना था। उस समय जो मैंने देखा वो अब यहाँ पर जब मैं सामने आकर देख रही हूँ, बहुत कुछ बदल चुका है यहाँ पर। फिल्मों के गानों में कश्मीर के डल झील का पानी बिल्कुल नीला दिखता था, साफ़ सुथरा दिखता था, लेकिन अब इस पानी में बहुत गंदगी हो गई है जो टूरिस्टों ने फैलाई है और कुछ यहाँ के लोगों ने भी फैलाई है। कई हाउस बोट्स के हटने से इसका खासा असर पड़ा इनके मालिकों पर। बेरोजगारी के चलते ये 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो गए, और जब रोटी ही नहीं तो अपने बच्चों को इब्तिदाई तालीम कहाँ से दिला पाएंगे? ये रहना ही काफ़ी नहीं है। हम गवर्नमेंट को पहले सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि इनके काम के बारे में, इनके रोज़गार के बारे में, क्योंकि बचपन से हम लेक में ही रहते आए हैं। यहाँ पर अब हमारे को ये काम करते हुए कम से कम 10-20 साल हो गए। अब गवर्नमेंट अचानक से हमें कह देगी कि आप रोड पे जाइए, कोई ये काम करिए, हमसे नहीं हो सकता है वो। गवर्नमेंट को सबसे पहले हमारे काम के बारे में सोचना चाहिए, जिस वजह से हम यहाँ पर लेक में रहते हैं। मैं 2nd ईयर में पढ़ता था, मुझे छोड़ना पड़ा। इसीलिए जब यहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर ज़मींदारी करते थे, पढ़ते भी थे। अगर हम वहाँ से यहाँ जाएंगे तो किराया कितना लगता है? किराया कम से कम 50 रुपया लगता है। अगर हम 4 आदमी जाएंगे तो कितना हुआ? हम कमाते थे, वहाँ 200 गुजारा आसानी से होता था। अगर हम यहाँ से जाएंगे, पहले 4 आदमियों को 200 लगेगा किराया, फिर क्या बचेगा? गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन वो सारे झूठे निकले। हमें इस समय रखर्त में, जहाँ पर डल में रहने वाली आबादी को पुनर्वास के तौर पर ज़मीन मुहैया कराई गई है। डल झील से इस इलाके की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है। इन लोगों का मानना है कि इससे इनकी परेशानियां और बढ़ी हैं। डल झील पर रहने वाले काफी परिवारों को रखर्त में पुनर्वास के तौर पर जमीन मुहैया कराई गई, लेकिन ये जमीन आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है, जिसमें बिजली, सड़क, पानी जैसी अहम सुविधाएं पूरी तरह से मौजूद नहीं है। जिस वक्त सोनिया गांधी आने वाले, उसने दिखाने के लिए कितना लगाया उस टाइम? 14। आज जिस टाइम, आज देखो इधर खाली 7 है, मगर ये पता नहीं है 7 ये कहाँ गया। पानी का और बिजली का और ड्रेनेज का, और यहाँ देखो कितने मकान बनाया सर। इसमें खाली करीब 100 मकान है, इधर इसमें खाली ठीक 10 मकान है। उसने सर एक ट्रेस बनाया सर कॉलोनी का, उससे ट्रेस में सर ये ट्रांसफार्म किधर है, ये प्लॉट नंबर है, पार्क किधर? सर पार्क को क्या करना सर? अच्छा, स्कूल के लिए सर उसने कुछ किसी जगह पर ज़मीन नहीं रखा सर। और सर ये देखो सर डिस्पेंसरी सर के लिए ज़मीन किसी जगह पर नहीं रखा। पानी नहीं दिया सर, उसने कुछ नहीं दिया आज तक सर। हम गरीब है सर, हमारा बात कोई नहीं सुनता सर। डल झील पर बसी आबादी का एक बड़ा व्यवसाय सब्जियां उगाने का है। जगह जगह यहाँ पर सब्जियां बोई हुई दिखाई देती हैं। साग सब्जियों में रासायनिक खाद और दवाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से इसका असर पानी पर भी पड़ा। डल के एक बड़े हिस्से पर आपको हरियाली दिखाई देगी। ये हरियाली दरअसल जहरीले बागीचे हैं जो डल को और प्रदूषित कर रहे हैं। झील में मौजूद मछलियां और मेंढक गायब होने लगी।
झील पर खेती की घनी हरियाली से पानी के अंदर सूरज की रोशनी का जाना कम हो गया और नतीजतन पानी में सड़न और बदबू पैदा हो गई। और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए डल झील पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं डल झील पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि झील के सिमटने का कारण सिर्फ इसमें जमा होती गंदगी या कचरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे भूमाफिया की सोची समझी रणनीति भी है। हम हैं जोगिलंकर में, जो कि डल के बीचों बीच बसा एक बहुत बड़ा मोहल्ला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1979 से डल के ऊपर बने मोहल्लों में नई कंस्ट्रक्शन की मनाही थी। इनसाइड द लेक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हम इकट्ठे जाकर के भी देखते हैं, आप मुझे दिखाइए कहाँ पर आपने देखी ये कंस्ट्रक्शन, क्योंकि लेक के अंदर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग हो रही है और वहाँ पर इस तरह की कोई मतलब कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं है। लेकिन ठीक मेरे पीछे आप एक नहीं बहुत से नए मकानों का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अगर मनाही थी तो इनका कंस्ट्रक्शन क्यों कर और कैसे हुआ? जहाँ तक कि हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, डिवीजन बेंच की, ऑनरेबल डिवीजन बेंच की डायरेक्शन तो 2009 में भी है, 2010 में भी है, 11 में भी है, 12 में भी है। नॉट अ सिंगल हाउस और एनी एस्टेब्लिशमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द 200 meters फ्रॉम द शोर। So you can see within the 50 meters of shore. If you can go to the New Konakon road side, which is just half a kilometer or just opposite to this venue, you will find out an enormous number of encroachments happening on the same period of time when there is a blanket ban on construction. इसका एक रीज़न भी है, डल एक सबसे बड़ा वोट बैंक है कश्मीर में, क्योंकि इसमें जो डेवलपर्स हैं इसमें ज़्यादा रहते हैं फार्मर्स, तो ये सब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्टिविस्ट भी हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे पॉलिटिकल एमएलएज़ का इंटरफेरेंस है इसमें, जो कंसर्न एमएलएज़ हैं, क्योंकि उनमें वो चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें वोट्स आएँ। सो डल पे कोई कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है इस वक्त कि नहीं डल की हालत ख़राब हो रही है। तो इसमें भी हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्टिविस्ट हैं। जैसे हमने देखा कि इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन जब भी यहाँ पे जैसे पंचायत इलेक्शन हुए या उससे पहले भी इलेक्शंस हुए थे, असेंबली इलेक्शंस, तो उस टाइम ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन उसी समय हुई। स्थानीय निवासियों का मानना है कि बाकायदा तौर पर शुरू हुई डल विकास परियोजना की मद में आए पैसों को जोड़ा जाए तो इतनी ही बड़ी एक नई झील बनाई जा सकती है। बेपनाह फंड और कोशिशों के बावजूद हालत हम सबके सामने है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डल झील की सफाई के लिए जारी फंड का एक बड़ा हिस्सा गाद निकालने के नाम पर खर्च कर दिया गया और डल झील की सफाई की हकीकत गाद के नीचे दबकर सिसक कर रह गई। एक कोशिश और की गई कि झील के करीब बसी आबादी को हटाकर उन्हें दूसरी जगह बसाया जाए, लेकिन नफसा नफसी के आलम में वो भी धरी की धरी रह गई और आज भी आबादी का एक बड़ा प्रतिशत इस झील में मौजूद मोहल्लों में रह रहा है। इन कागजी बातों से परे श्रीनगर का आम बाशिंदा अपनी इस लाइफलाइन के बारे में क्या सोचता है, आइए देखते हैं। अब सैटेलाइट के थ्रू से भी इसकी फोटोग्राफी अगर की जाती होती तो कम से कम तो इसका डिमार्केट हो जाता, इतना कितना एरिया है डल का,
ये रोज़ बरोज़ घटता जा रहा है। आप कहीं भी देख ले, वो जो इस पर रह रहे हैं लोग, वो ज़मींदार लोग हैं और वो हाउस बोट ओनर्स भी हैं, वो भी इंक्रोचमेंट करते हैं, वो भी रिक्लेम करते हैं। इसका पानी जो है रोज़ बरोज़ पल्यूट हो जाता है। ये तो सारी जो परेशानी डल को नसीब में आ गई, ये तो पॉलिटिकल करप्शन है। डल झील, जिसे देखने सैकड़ों की तादाद में टूरिस्ट पहुंचते हैं, वो भी इससे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना कि यहाँ रहने वाला बाशिंदा। वो भी डल के बिगड़ते रूप को लेकर फिक्रमंद है। क्या डल को एक मुद्दे के रूप में देखना सही है या इसके संरक्षण को लेकर सही कदम उठाने की जरूरत है? क्या डल को सिर्फ हाउस बोट, शिकारों या इस पर रहने वाली आबादी से खतरा है, या एक सही दिशा के न होने की वजह से खतरा है? क्या डल को उनसे खतरा है जो इसे अपनी जमीन का गुरूर न मानकर इसे कमाई का जरिया मानते हैं? बहरहाल डल के संरक्षण की कवायद में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन क्या सिर्फ रुपए या फंड इसको संरक्षित कर पाएंगे? शायद नहीं। इसके लिए हर बाशिंदे को जुड़ना होगा इस एक मुहिम के साथ कि डल है तो खुद उसका वजूद है, और अगर डल नहीं तो वो वजूद बेमानी है। डलस यम दद नोवरिक कर बलन तिम, सो दाग ललवान आज अमची वपर छिम, फेफर गर्जिक नोवरिहस अन बदनस, फेफर गर्जिक नोवरिहस अन बदनस, तिमै लूटान छिस यम राच थविम। कश्मीर की सरजमी और डल झील पर मौजूद चार चिनार से मैं समीना, कैमरामैन गजेंद्र पाल के साथ आपसे ले रही हूँ इजाज़त, इस एक उम्मीद के साथ कि अगली बार जब हम यहाँ आएँ तो डल हमें वैसी ही उजली और निखरी दिखाई दे जैसे कई साल पहले थी। इससे जुड़े लोगों के चेहरे पर वही मुस्कुराहट और इत्मीनान दिखाई दे जैसे कई साल पहले था। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।